चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सभी इलाकों में जारी है और हमारी ये खास पेशकश और हमारी जो बहस हम अपने पैनलिस्ट के साथ कर रहे हैं सुबह से लगातार बने हुए हमारे साथ। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, स्मिता ने कहा कि कम से कम एक राह साफ हो गई है बीजेपी में, अगले कई साल तक नेतृत्व को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या ये इतना सरल और इतना आसान है दीपक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरल और आसान नहीं है। एक राह साफ हुई है, दूसरी राह मुश्किल हो गई है। दरअसल जो संघ के नेताओं से मुलाकात हुई है उसमें पहले ही लोग बता चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ऑटोक्रेटिक रवैये के साथ जिस तरह से उन्होंने गुजरात में काम किया है उस तरह से काम करेंगे तो उन्हें मंजूर नहीं होगा। जो 1-to-1 बैठक हुई है मोहन भागवत के साथ नरेंद्र मोदी की, उस बैठक में इस बात के संकेत नरेंद्र मोदी को दिए हैं कि आपको अपनी कार्यशैली के अंदर बदलाव करना होगा और सबको एकोमोडेट करके चलना होगा। लेकिन बात यही नहीं रुकेगी। नरेंद्र मोदी के सामने अगर वो प्रधानमंत्री, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर वो प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो उनके सामने कई सारे चैलेंजेस होंगे। वो कैबिनेट में किसको रखेंगे? जो उनसे बड़े नेता है उनका क्या होगा? मुरली मनोहर जोशी का क्या होगा? खासकर लालकृष्ण आडवाणी का क्या होगा? क्या वो नरेंद्र मोदी के अंदर कैबिनेट में काम करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? क्या उनको एनडीए का चेयरमैन बनाया जाएगा जो इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी हैं? क्योंकि उनको उनके पद से हटाया नहीं गया है, कार्यकारी तौर पर शरद यादव को बनाया गया था जो शरद यादव अब नहीं है। तो क्या वो एनडीए के चेयरमैन बनाए जाएंगे और फिर दो पावर सेंटर की थ्योरी एक साथ फिर से काम करने लगेगी? इसके साथ ही जो पार्टी के सेकंड और थर्ड रंग के नेताओं हैं उनके अंदर पावर का स्ट्रक्चर क्या होगा? बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होगा? राजनाथ सिंह क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट बने रहेंगे? क्या उनको कैबिनेट में लाया जाएगा? वो खुद कैबिनेट में नहीं आना चाहते हैं। नितिन गडकरी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो संघ की पहली पसंद वो है कि संगठन को वो संभाले, उनका क्या होगा? तो बीजेपी के अंदर अभी बहुत चर्निंग होना बाकी है। लेकिन उससे पहले जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि अगर वो 272 से पहले अटक जाते हैं, अगर वो 250 या 260 या 240 पर अटक जाते हैं तो बाकी के नंबर्स वो कहां से लाएंगे? ऐसे में पूरा देश, खासकर कांग्रेस पार्टी, मोदी को रोकने के लिए एकजुट हो जाएगी। जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मोदी के रोकने के लिए एकजुट हो जाएंगी, तब उनके सामने बड़ी चुनौती बनेगी। तो दो बड़ी चुनौतियां इस वक्त होंगी लीडरशिप के लेवल पर नरेंद्र मोदी के सामने कि पहला अपने आप को स्थापित करना कि अगर उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो भी वो अपने बल पर संख्या बल जुटा सकते हैं, 272 प्रूव कर सकते हैं, उनके अंदर इतना मादा है, उनके अंदर इतनी क्षमता है। और दूसरा ये कि वो बीजेपी के सभी नेताओं को साथ में लेकर चल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो बीजेपी के अंदर सर्वमान्य है। ये दो बड़ी चुनौतियां नरेंद्र मोदी के सामने होंगी और इसके लिए बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा ओवरहॉल होगा, एक बहुत बड़ा समुद्र मंथन होगा जिससे अमृत भी निकलेगा और विष भी निकलेगा और इस विष को किसी न किसी को पीना पड़ेगा। संतोष, मैं दीपक जी की बात में दो चीजें खाली जोड़ना चाहता हूं क्योंकि संघ से इनकी बातचीत रही और एक अच्छे पत्रकार की बातचीत हर जगह होनी चाहिए, नहीं तो खबरें कहां से आएंगी। पहली चीज, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में संघ को धीरे धीरे खत्म कर दिया है और वहां पर नरेंद्र मोदी संघ की आंख की किरकिरी थे। लेकिन दूसरी तरफ संघ एक नई भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहता है क्योंकि मुरली मनोहर जोशी हो या लालकृष्ण आडवाणी हो, वो मोहन भागवत से उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उनकी बात सुनते नहीं है। संघ एक नई भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहता है और उस भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए उसने उन नरेंद्र मोदी से समझौता किया जिन्होंने उसकी गुजरात शाखा को समाप्त कर दिया। आज की तारीख में संघ इस बात पर अटल है कि चाहे 250 सीटें आए या 280 सीटें आए, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी होंगे। नरेंद्र मोदी को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर संघ की ये बात चलती है, भारतीय जनता पार्टी में एक अंदर ही अंदर एक महासंग्राम नए सिरे से शुरू होने वाला है और उस संग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने वर्कर्स हैं वो लोग आडवाणी जी के साथ हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ आज की तारीख में नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की बीच में भी जैसे संजय गांधी का एक सपोर्ट बेस तैयार हो गया था हुल्लड़ों का, वही भारतीय जनता पार्टी में इसमें नरेंद्र मोदी के साथ है। ये जो अंतर विरोध है, ये अंतर विरोध एक दिलचस्प तस्वीर सामने रखेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी जितनी चीजें शीतल दिखाते जा रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उनको लेकर के उन्होंने कोई कमिटमेंट इस पूरे इलेक्शन में नहीं किया है। न उन्होंने महंगाई को लेकर के किया है, न उन्होंने
भ्रष्टाचार को लेकर के किया है। और ये सारे कमिटमेंट उनके खिलाफ न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि देश में भी एक नया गुस्सा पैदा कर सकते हैं अगर नरेंद्र मोदी शुरू के 4 या 5 महीने में देश की समस्याओं को हल करते हुए नहीं दिखाई। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल तो ये होगा कि क्या वो ये बना पाते हैं सरकार, बहुमत उनके पास आ पाती है, एलाइज आप इसमें तो आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगी कि दीपक जी ने जो नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंजेस की बात बताई वो बिल्कुल सही है। ये बहुत कांटो भरा ताज होने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए। चुनाव में कैंपेन करना अपने दम पे ठीक है, क्योंकि अभी पार्टी में सबको ये चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आ जाएं, सरकार में लौटना पहली प्राथमिकता है। लेकिन ये चैलेंजेस निश्चित रहेंगे। सिर्फ एक चीज मुझे जो समझ में आई है कि कम से कम इस स्टेज पर, इस समय जो है, अभी जब नतीजे आएंगे, नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को फॉर्मल तौर पर पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके और पूरे चुनाव में उनके चेहरे को इस्तेमाल करके कैंपेन करने के बाद नरेंद्र मोदी को कोई भी ऐसा है जो उनको कहे कि आप छोड़ दे जगह और कृपया किसी और को शपथ लेने दे। मुझे लगता है ये जरा सा टेढ़ा होगा। तो या तो उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। और वो चर्निंग जो है वो तो निश्चित है, वो कांग्रेस में भी होने वाली है और वो बीजेपी में भी होने वाली है। उषा, हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के नेता भी जुड़ चुके हैं, उनके पास हम आएंगे। रामेश्वर जी आपके पास आएंगे। फिलहाल उषा कुछ कहना चाहते हैं? वहां जाना चाहूंगी जहां दीपक जी ने कहा था कि बीजेपी के अंदर ये होगा कि नरेंद्र मोदी किसको रखें और एक दौड़ शुरू होगी कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं। तो इसके लिए अभी एक चर्चा हो रही थी बीजेपी में उस दिन, तो राजनाथ जी ने जब कहा कि मैं अध्यक्ष ही रहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा, तो उसके बाद ये संदेश दिया गया कि अगर अध्यक्ष ये संदेश देता है कि मैं संगठन में रहूंगा, उसके लिए वो उदाहरण दे रहे हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय पार्टी का संगठन बहुत कमजोर हो गया था। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भाई सब लोग को हम कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जब अध्यक्ष आगे आ रहा है कि हम संगठन में रहेंगे, तो और भी बहुत से लोग इस लाइन को आए। उसमें बड़े लोग भी हो सकते हैं, बड़े नेता भी हो सकते हैं, और उसमें छोटे और दूसरी पंक्ति के भी लोग हो सकते हैं जिनको कि संगठन के लिए, क्योंकि अब पार्टी को लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे, इतनी मजबूती के साथ वो पूरे देश में खड़ी हो गई है कि अगर अब वो संगठन कमजोर हुआ तो आगे के समय में फिर वो दोबारा रिवाइव। ठीक है उषा आपके पास फिर लौटेंगे, मैं आपके पास भी आऊंगी। रामेश्वर चौरसिया थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, देख रहे हैं, और उनके पास वक्त आज क्योंकि बहुत जगह वोटिंग है। सबसे पहला सवाल सीधा आपसे यही, रामेश्वर जी की जो जिन जगहों पर मतदान हो रहा है, कैसी कैसी रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं? आप काफी समय से वहां डेरा डाले हुए हैं। देखिए, रिपोर्ट तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले जुड़ा तो संतोष भारतीय जी का सुन रहा था। मैं बड़ी अदब के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ इनको कहूंगा, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जिस तरह हुलर शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं, लगता है कि आप इस तरह से बायस्ड है भाजपा के प्रति, आपको अपने विचार रखने के लिए आप स्वतंत्र, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जैसा सीनियर पत्रकार हमारे कार्यकर्ताओं को हुलर की संज्ञा दे, हम नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अच्छा है। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम आप बैठे हैं राष्ट्रीय चैनल पर तो शब्दों का चयन ढंग से कीजिए। आप तो पत्रकार है साहब, आप कोई पार्टी नहीं है, आप लेकिन बोलते हैं तो आपके अंदर की जो भावना है वो झलकती है। कोई पार्टी वाले बोले तो समझ सकता था। दूसरी बात, शीतल जी, आज जिस तरह से आपने देखा बनारस में भी हुआ है और पहले से होते आ रहे हैं हमारे यहां, पूरे पूर्वी क्षेत्र में आज चुनाव है। सिर्फ बनारस में नहीं है, बिहार के भी उन इलाकों का है जो यूपी से सटा हुआ है। तो नरेंद्र भाई को वहां से लड़ाने का पार्टी का फैसला इसीलिए था कि वो एरिया पिछली बार से देखे कमजोर है। 14 बनारस काशी क्षेत्र के उस इलाके के 14 में मात्र हम 1 जीते थे और वहां गोरखपुर में 3 जीते थे। मतलब 29 में हम 27 में मात्र 4 जीते थे। लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हम लोग घूम रहे हैं, उसमें एक बात तो साफ है कि गांव हो कि शहर हो, गली है, मोदी जी की चर्चा है, मोदी है। इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां 27 में से इस बार नहीं, कम से कम हम 22 से 24 सीटें जीतने की उम्मीद रखते हैं, जो स्थिति बनी है। लेकिन अब एक सवाल और, क्योंकि अब आप पिछले सवाल पर लौटे हैं, तो वो ये कि पैनल की ये आम राय और आम लोगों का भी मानना है कि नरेंद्र मोदी चलिए वेव है और सीटें ले आएंगे, आपकी पार्टी ले आएगी, लेकिन जो पार्टी के अंतर विरोध हैं और जो बाहरी चुनौतियां हैं वो रास्ता कंटीला बनाने वाली हैं आने वाले दिनों में। इतनी आसान राह नहीं है मोदी के लिए और बीजेपी के लिए। ठीक है शीतल जी, हम देखो, हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, हम 4 भाई हैं, तो उसमें भी विरोध होता है।
लेकिन हमारी लोकतांत्रिक मर्यादा के और प्रक्रिया के खिलाफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब तय किया नाम नरेंद्र भाई का, अब पार्टी के अंदर विरोध से बाहर वाले इतने क्यों परेशान है? जो उनको अंदर विरोध लग रहा है, हमारी ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, डेमोक्रेसी है। हर पार्टी में एक परिवार डिसीजन लेता है, इसीलिए इनको ये लोग पार्टी का लोकतंत्र नहीं समझ में आता है। कांग्रेस में जो भी करिए परिवार डिसीजन लेता है, मुलायम जी क्या परिवार डिसीजन लेता है, बिहार में सुप्रीमो डिसीजन लेते हैं, इसीलिए ये लोग इस परंपरा में सोचते हैं। और हम एक भारत की लोकतंत्र में एक ही पार्टी है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी, जो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से डिसीजन लेती है। तो और कुछ कहने को नहीं है। तो हमारे घर के अंदर लोग झांकने लगते हैं, अरे देश में बड़ी बड़ी समस्या, उस पर बात हो तो हम बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे पार्टी में ये क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हम कोई किसी के साथ नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और नरेंद्र मोदी हो कि अडवाणी जो, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संघ के स्वयंसेवक हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात आपको कह रहा हूं। चलिए रामेश्वर जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि परिवार डिसीजन लेता है, आपने माना कि परिवार डिसीजन लेता है, तो ये संघ परिवार है ना? हाँ दीपक जी, अच्छा सवाल आपने उठा दिया। हमने जो कहा था वो तो कहा था कांग्रेस का कि एक फैमिली लेती है, बाकी जगह सुप्रीम। नहीं, आपने बीजेपी के लिए भी कहा था। की बात करें दीपक जी, एक बात मैं बता दूं। हाँ सुन लीजिए, आपका ही जवाब दे रहा हूं। ये वो संघ परिवार है। जब हम परिवार से संस्कार सीख के आते हैं वो कुछ लिमिटेड होता है। ये संघ परिवार है जो हमें राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का संस्कार सिखाता है। हम भी उसके स्वयंसेवक, हम भी शाखा में जाते हैं। लेकिन वो परिवार पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेता। आपने देखा, मैंने बोला हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेता है। हम इस परिवार की बात नहीं किए। हाँ, हमें गर्व है कि हम उससे आते हैं संस्कार जीत करके, वो और कुछ नहीं सिखाते। शाखा में आप चले जाइए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम, और त्यागी लोग हैं साहब। देखो तो अपना घर बार छोड़ करके शादी नहीं करते हैं, प्रचारक है, देश के लिए मर रहे हैं। अब नरेंद्र भाई का ले लो, चाहे अडवाणी जी का ले लो, कभी कहीं करप्शन का दाग लगा, जोशी जी पर कभी लगा। अरे इनको अपना कुछ नहीं है, ये देश सेवा के लिए आए हैं। वो यही संघ की परंपरा है, तो हमें तो इस पर गर्व है। लेकिन जब आप याद रखिए, जब भी पॉलिटिकल पार्टी आप कहते हैं अटल जी की 6 साल की सरकार चली, कई डिसीजन संघ का देखे, सरकार चलेगी संविधान के अनुसार। वो हमारा परिवार है, हम मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, इसमें दूसरे को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। रामेश्वर जी, अभी मैंने जब कांग्रेस के लिए हुल्लड़ शब्द का प्रयोग किया तो आपने उसका कोई आपको बुरा नहीं लगा। आपके लिए मैंने कहा कि हुल्लड़बाजों की संख्या है तो आपको बुरा लगा। आज आपकी भाषा में उत्साह है बहुत। एक मिनट भारतीय जी रुक जाइए। कांग्रेस के लिए समय मैंने बोला, मैं लास्ट में जुड़ा। आपने आपका एक वर्षन सुन लीजिए। समय कम है, मुझे ये बताइए आप कितनी सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं? मैं नहीं सुना था, मैंने ये सुना आपका बोलते हुए कि अरे बाबा, एक वाक्य को 2 हिस्सों में क्यों सुनते हैं? कुछ हुल्लड़ लोग नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गए थे। ये मैंने नहीं, कांग्रेस के लिए किए हैं तो वो भी गलत है। किसी के कार्यकर्ता के लिए किया है तो गलत है, वो आपका आकलन हो सकता है। आपने पूरी बात नहीं सुनी, और यही हमारे कुछ दोस्तों की दिक्कत होती है कि बिना पूरा बात सुने कमेंट। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप कितनी सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं? अब आखिरी दौर चल रहा है, अब तो कोई संख्या आप बता सकते हैं ना? इसका जवाब संतोष जी हम ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए बहुत वक्त से। एक छोटी सी ब्रेक ले रामेश्वर जी, एक छोटी सी ब्रेक ले, आपके पास अभी देता हूँ।